नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। सोमवार से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया। बजट सत्र को लेकर समाजवादी पार्टी ने विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष रामायण पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 2 मार्च को समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और पदाधिकारी प्रदेश भर से आकर प्रदेश मुख्यालय पर इकट्ठा होंगे और यहां से विधानसभा घेराव के लिए कुछ करेंगे। सपा नेताओं ने बताया कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, महिला अत्याचार को लेकर उनके द्वारा विधानसभा घेराव कर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जाएगा। भाई 2 तारीख को मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी का विधानसभा घेराव प्रोग्राम है, जिसमें सरकार की अनुमति नहीं देना एक हठधर्मी है। सरकार विरोधी जितने भी सरकार का विरोध करने वाले हैं, विरोध कर रहे हैं, सभी को दबाने का, कुचलने का काम कर रही है। इसी संदर्भ में हमने ये तय किया है कि मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी कार्यालय से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे रामायण सिंह जी पटेल जी के नेतृत्व में और संपूर्ण मध्य प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में विधानसभा की ओर कूच करेंगे, घेराव का काम करेंगे। चाहे हमें लाठी पड़े, डंडे पड़े, गिरफ्तारियाँ हों, लेकिन हम अपना विरोध संवैधानिक तरीका, हमें जो एक संविधान ने विरोध करने का जो हमें अख्तियार दिया है, हमें अधिकार दिए हैं, उसके तहत, उस संविधान के तहत हम विधानसभा का घेराव करेंगे। भाई भले ही इसके लिए चाहे सरकार डंडे मारे, गोली मारे, लेकिन हमारा जो विरोध है सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेके, किसान परेशान, शिक्षक परेशान, छात्र परेशान, बिजली समस्या, पानी समस्या, इन सभी मुद्दों को लेके हम सड़कों पर आए हैं और बराबर निरंतर हमारे प्रदेश अध्यक्ष संपूर्ण मध्य प्रदेश में घूम कर दौरे कर ये सबको जागृत किया है, जिससे हमें ये लगता है कि मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार का रहने का कोई उचित नहीं है जो सरकार जन विरोधी हो। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश ने संकल्प लिया है और वो 2023 में उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमारे अध्यक्ष और तमाम प्रदेश के नेता घूम रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा में तीसरे दल के रूप में अगर हम सरकार नहीं बना पाएंगे तो मध्य प्रदेश में बगैर हमारे सरकार नहीं बनेगी। इन्हीं सब मुद्दों में आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि 2 तारीख को कुछ भी हो सकता है। सरकार हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष जी को, महत्वपूर्ण जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनको जगह जगह गिरफ्तार कर ले या नज़रबंद कर ले। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग मीडिया के माध्यम से हम लोगों को ज़रूर ये बताएं कि किस तरह सरकार के जुल्म मध्य प्रदेश की राजधानी में चल रहे हैं। दिनांक 2/3/23 को समाजवादी पार्टी द्वारा विधानसभा घेराव के लिए कॉल किया गया है, जिसमें हमारे प्रदेश कमेटी के सभी सदस्य और हमारे जिला अध्यक्ष साथ ही अपने अपने क्षेत्र से अपने लोगों को लेकर के आ रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन करने जा रही है कि सरकार होश में आ जाए और जो जनता की समस्याएं हैं उनको सुने। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी केवल घोषणा का काम न करें, जनहित के कार्यों में विशेष ध्यान दें। इसी उद्देश्य को लेकर के हम 2 तारीख को विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। घेराव के लिए परमिशन वगैरह कुछ ली है? आपको परमिशन मिल गई है? घेराव के लिए हमने एप्लीकेशन लगा दिया। परमिशन देना और न देना ये उनका काम है। और इस लोकतंत्र में चाहे हाई कोर्ट का देखें, चाहे सुप्रीम कोर्ट का देखें, सभी जगह विरोध करने का ये नियम है। अब ये सरकार की क्या नीतियां रहती है वो सरकार जाने। हम जनता के विरोध के लिए तैयार हैं कि जनता की जो समस्याएं हैं उनको सरकार सुने और जनता की समस्याओं को दूर करें। कितनी संख्या रहेगी सर आपके जो प्रदर्शन शुरू करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? हमारे सभी लोगों को मैंने कहा है कि वो प्रदेश कार्यालय में सभी लोग आएंगे और यहाँ से हम विधानसभा के लिए कूच करेंगे।
समस्याओं से बहुत परेशान हैं। उसमें हमारी प्रमुख मांगे रहेगी कि जाति जनगणना कराई जाए, महंगाई पर कंट्रोल किया जाए और बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। मेरी एक मांग है कि जो सरकार के पास जो पद हैं और जो रिक्त हो रहे हैं उनमें नई भर्तियां की जाए। और एक हमारी मांग सभी ज़िलों में चल रही है कि सारे मध्य प्रदेश के ज़िलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएं ताकि लोगों को सही चिकित्सा मिले और सही शिक्षा भी मिले। इसी प्रकार हमारे किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, किसानों के कर्ज़ों के लिए सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। उसमें हमारी किसानों के कर्ज़े माफ़ करने के लिए मांग रहेगी कि किसानों के कर्ज़े माफ़ किया जाए। डिंडोरी जिले के अमरपुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत कोको में विकास यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भीड़ बढ़ाने के लिए प्राथमिक शाला के स्कूली बच्चों को बुलाया गया। परीक्षा के नज़दीक होने के बावजूद बच्चे स्कूल में बस्ता छोड़कर विकास यात्रा में चले गए। इस मामले पर जब वहां के शिक्षक से पूछा गया तो जवाब से बचते हुए कुर्सी छोड़ भाग खड़े हुए। वहीं स्कूली बच्चों को परीक्षा के नज़दीक बुलाए जाने की बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष असगर सिद्दीकी और अमरपुर के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र ठाकुर ने निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की है। बोल दिया है। बस ये मैं अपने शब्दों को यही विराम करते हुए आप लोगों को धन्यवाद। बहुत ही सुंदर अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार की प्रशंसा बहुत ही अच्छी लगी। मैं नहीं, वो तो सम्मानित करने के लिए है। हाँ, अपडेट कर दो, निकल रहे हैं यहाँ से। जो मेरिट वाले जो छात्र हैं, है ना, उनको यानी सम्मानित किया जा रहा है मंच के माध्यम से। पहले से लेके 5वीं तक के छात्राओं को वहाँ पे जो बैठाला गया है सर। हाँ हाँ, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उसका विरोध करती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि विकास यात्रा से जनता का मोह भंग हो गया है, इस सरकार से जनता का मोह भंग हो गया है। और भीड़ बढ़ाने के लिए जब जनता नहीं आ रही है तो स्कूली छात्रों को उपयोग किया जा रहा है। जो इस प्रकार का कृत्य इस पार्टी के द्वारा, इस सरकार के द्वारा उन ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र के छात्र छात्राओं का भविष्य खिलवाड़ कर रही है, यही मेरा कहना है। मध्य प्रदेश में और जहाँ भीड़ नहीं इकट्ठा होती तो ये क्या है, बच्चों को बुलाते हैं तो गलत है, बिल्कुल गलत है। अभी नगर परिषद का भी कार्यक्रम जो विकास यात्रा हुआ था शांति नगर में, उसमें भी हम लोग को व्हाट्सएप के माध्यम से उसमें सूचना आई कि बच्चों को बैठाकर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। तो इनके पास अगर प्रशासन न होती तो वो भी भीड़ नहीं होती। इनके पास कोई भीड़ नहीं है, कोई विकास नहीं है। और गाँव में जल संकट इतने गहराया हुआ है कि विकास तो कहीं है ही नहीं। भाई जब विकास आप करोगे, गाँव में पेयजल की व्यवस्था करोगे, गांव की विकास की व्यवस्था करोगे, तब तो विकास यात्रा है। ये तो विनाश यात्रा है, कोई विकास यात्रा है ही नहीं। और इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चों को जो बुला के ये कुर्सी में बैठा रहे हैं, एग्जाम भी बिल्कुल पास में है। ऐसा करना तो बिल्कुल निंदनीय घटना है ये, और ये बहुत गलत बात है कि भाजपा के सरकार में जो ऐसा हो रहा है। गुना को 27 फरवरी को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका एकता यूनियन सीटू के राज्यव्यापी आह्वान पर सोमवार को जयस्तंभ चौराहे पर सभा को संबोधित करते हुए सीटू के राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर विष्णु शर्मा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका एकता यूनिट सीटू की जिला अध्यक्ष किरण तिवारी, सीटू के नेताओं ने प्रदेश सरकार को घेरा। वहीं जयस्तंभ चौराहे के रैली के माध्यम से कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सरकार को अल्टीमेटम भी दिया, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ने मुख्यमंत्री के नाम पर कलेक्टर आरवी सिंदोस्कर को ज्ञापन सौंपा। शासकीय कर्मचारी घोषित करें, न्यूनतम वेतन दें। इसके लिए हमने 26 तारीख को रात में भूख हड़ताल 24 घंटे की थी। इसके अलावा 27 तारीख को आंदोलन किया, रैली बनाकर सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों ने रैली बनाकर और कलेक्ट्रेट आई और कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी मांगे सरकार तक पहुंचेंगी, मानी जाएंगी? आपकी मांगे पहुंचती है नहीं पहुंचती, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं मानती।
अब आपका अगला रुख आंदोलन कर चुके हैं, इसके बाद भी सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। आपका अगला रुख क्या रहेगा? अगला रुख यही है, यदि हमारी सुनवाई नहीं की तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। गुना जिले की बमोरी विधानसभा अंतर्गत ग्राम किशनपुरा, टकोदिया, रामनगर, भूरा खेड़ी आदि ग्रामों का पानी अन्य पास के ही गांवों के ग्रामीणों द्वारा रोका जा रहा है, जिसमें किसानों की फसल सूख रही है। जब इसकी शिकायत डैम अधिकारी इंजीनियर से की, उसके बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई। इससे राहुल चौरसिया से चर्चा करते हुए बताया गया कि पहले भी 24 तारीख को विज्ञापन दिया, 27 फरवरी को गुना आवेदन देने पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र पंचायत मंत्री को भी इस समस्या से अवगत करवा दिया। वहीं आज सोमवार को अपर कलेक्टर आर.बी. सिंडोस्कर को क्षेत्र के किसानों ने फसल का नमूना लाकर अपनी समस्या से अवगत कराया। अपर कलेक्टर ने कहा जल्द ही किसानों की समस्या का होगा समाधान। आवेदन आज ही सिंचाई विभाग को भेज दिया जाएगा, पुलिस को भी अवगत कराना। क्या सर उम्मीद रखें कि आपके संज्ञान में मामला आने के बाद तत्काल कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी, मैं आज ही भेजता हूँ आवेदन। सर में खड़े हुए हैं, यहाँ अभी बमोरी क्षेत्र के बमोरी विधानसभा के ग्रामीण आए हुए हैं, काफ़ी तादाद में ग्रामीण आए, फसल को लेकर चिंतित हैं, पानी की समस्या को लेकर चिंतित हैं। अभी आगे इन्होंने यहाँ पर कलेक्टर आर.बी. सिंडोस्कर जी को आवेदन दिया है। आवेदन के माध्यम से इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी चिंता जाहिर की है। आप देख सकते हैं किस तरह फसलों के नमूने अपने साथ में लेके आए हैं। इसी क्रम में हम आपको एक और बात बता देना चाहेंगे, इससे पहले भी इन्होंने आवेदन दिया था, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जानने की कोशिश करते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं हमारे साथ गाँव के। क्या मामला है दादा? कौन से गांव का मामला है? कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं? 5 गांव है। कौन कौन सी समाज है गांव में? कब से परेशान हो रहे हैं आप? क्या परेशानी का कारण क्या है? कौन पहुंचा रहा है नदी नाले में पानी? क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से आप लोगों ने इससे अवगत नहीं करवाया है? कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि उनसे बोला है क्या आपने? सबसे बोला है। किससे बोला था आपने? क्या बोला गया उनके द्वारा? क्या मंत्री जी ने सुनी आपकी? नहीं सुनी। व्यवस्था और मंत्री जी की तरफ से बोला गया था? हाँ, मंत्री जी ने बोला था। एसडीओ साहब से भी बोला गया था। एक बड़ा मामला है, कहीं ना कहीं ये लोग जनप्रतिनिधि से बोलने का भी बता रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। एक युवा है, क्या मामला बता रहे हैं आप? सर, हमने अगली 24 तारीख को कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया था, अभी तक कोई कार्रवाई। क्षेत्रीय विधायक को आपने, जो मंत्री जी उनको आवेदन दिया क्या? हाँ, हमने वीडियो कॉल से बात की थी, मंत्री जी ने ये बोला था कि कल आपकी बोल रहे हैं और ये पानी एक दिन पहले गए थे, दूसरे दिन गए थे, कल आज करा हुआ है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। एक बड़ा मामला है, इस क्रम में हम आपको बता देना चाहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री का क्षेत्र है, वहाँ से विधायक हैं और काफ़ी तादाद में ग्रामीणों ने आके यहाँ कलेक्टर साहब के पास में अपना आवेदन दिया। इससे पहले भी आवेदन दिया। कहीं ना कहीं ये जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र के मुद्दे उजागर हो रहे हैं, जनता परेशान है। क्या उनके संज्ञान में मामला आने के बाद कब होगी इस पर कार्रवाई? कब ग्रामीणों को पानी मिलेगा? कब इनकी फसल में, चूंकि अभी पानी लग रहा है, आखिरी पानी है शायद, अगर इस समय पानी की पूर्ति नहीं की गई तो कहीं ना कहीं फसल नष्ट होने की संभावना है। फिलहाल एक बड़ा जांच का विषय है। जनप्रतिनिधि कांग्रेस की झूठी कार्यवाही वाले बयान पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार। अगर भाजपा सरकार में झूठ था तो हजारों बेटियों से पूछे जो लाडली लक्ष्मी बनी। मंत्री सारंग विपक्ष शिवराज सरकार की जानकारी आयुष्मान योजना, संबल योजना, कन्यादान योजना जैसी अनेक जनहितैषी योजनाओं के लाभार्थियों से पूछे। मंत्री सारंग झूठ और फरेब की राजनीति करना कांग्रेस की आदत है। मंत्री सारंग ने कांग्रेस के कटौती प्रस्ताव लाने पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास के अलावा सारंग साधा निशाना। कांग्रेस का एजेंडा केवल मध्य प्रदेश को गर्त में डालने का है। आप उनसे क्या अपेक्षा करते हो? क्या वो प्रदेश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं? कांग्रेस का एजेंडा केवल और केवल मध्य प्रदेश को गर्त में डालने का है और मुझे लगता है यदि उनमें कुछ भी नैतिकता है तो कमलनाथ जी अपने 15 महीने का श्वेत पत्र जारी करें। अपना 15 महीने की सरकार का कमलनाथ जी लेखा जोखा दें। उस कमलनाथ जी की सरकार की केवल 2 उपलब्धियां हैं।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बनाई हुई सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं को बंद करना और आईफा अवार्ड आयोजित करना। कमलनाथ जी ने बेड़ा गर्क कर दिया था इस मध्य प्रदेश का। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। राज्यपाल जी के अभिभाषण में हमारी विकास और कल्याण की राजनीति की जो कटिबद्धता है वो प्रतिस्थापित हुई है और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का विकास और स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। अब देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हमारी सरकार में यदि झूठ था तो उन हजारों बेटियों से जाकर पूछो जिनको लाडली लक्ष्मी योजना के तहत हमने लाडली लक्ष्मी बनाया। यदि हम झूठ बोलते हैं तो इस बात की जानकारी आप उन लोगों से लो जिनके आयुष्मान कार्ड बने। यदि आप बोलते हो कि हम झूठ बोलते हैं तो उन हजारों बेटियों से पूछो जिनकी शादी शिवराज मामा ने करवाई। उन हजारों लाखों तीर्थ दर्शनकारियों से पूछो जिनकी तीर्थ यात्रा हमने कराई। संबल योजना के तहत लाखों लोगों को जो लाभ मिला उनसे जाकर पूछो। ये झूठ और फरेब की राजनीति करना ये कांग्रेस की आदत है। जनजातीय कल्याण डिंडोरी के आश्रम में बच्चे पढ़ते हैं। उन्हें विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा में बुलाकर उन्हें विधानसभा में आने का मौका दिया। उनमें से एक छात्र बड़ा होकर विधानसभा अध्यक्ष बनना चाहता है तो उसे अपनी कुर्सी पर बैठाकर गिरीश गौतम ने विधानसभा अध्यक्ष बनाने का अवसर दिया। क्या बनना चाहते हो आप? विधानसभा अध्यक्ष। क्यों बनना चाहते हो? अच्छा, विधानसभा अध्यक्ष कुछ सोचा है कि क्या करना है विधानसभा में? अच्छा, अभी आपने कार्रवाई देखी है अंदर विधानसभा में, कैसा लगा आपको? क्या क्या देखने को मिला वहाँ पर? विधायक लोग बोलो विधानसभा अध्यक्ष से अपने हाँ अपने जिला की जो स्कूल रहते हैं उनकी बहुत अच्छा समस्याओं को समझ में आया। स्पीकर क्या काम करते हैं, विधानसभा अध्यक्ष क्या काम करते हैं? अब वो जब बन जाएगा तो वनवासी कल्याण आश्रम बरगांव जनजाति कल्याण केंद्र डिडोरी में, वहाँ ये बच्चे पढ़ते हैं, सब आदिवासी वर्ग के बच्चे हैं। और वहाँ जो संस्थान है वो इनके पढ़ाई का, शिक्षा का तमाम सारा आज की परंपरा के हिसाब से हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए शिक्षा प्राप्त हो, इस बात का प्रयास कर रहे हैं। मैं वहाँ दौरे में गया था और जब मैंने जाकर के बच्चों से इंटरेक्शन किया, उनसे बातचीत की, तो मुझे बहुत प्रभावी लगा इनकी बातचीत का। कई बार अपन देखते हैं स्कूलों में छोटे बच्चे हैं, उनसे कोई प्रश्न करो तो उसका जवाब क्या, वो इतना ज़्यादा संकोची भाव के हो जाते हैं कि हमारे प्रश्नों को न सुनते हैं न जवाब देते हैं। एक एक बच्चे से मैंने यहाँ पूछा और सब ने बिल्कुल सीधा सपाट जवाब दिया। ऐसा लगा ही नहीं कि वो कोई छोटा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है। फिर हमने कहा कि कुछ सवाल आप पूछो हमसे। तो जब मुझसे सवाल पूछा तो दो तीन बातें मेरे जहन में आज भी बहुत एक प्रभाव डालती हुई दिखाई पड़ती है। एक तो हमने ये पूछा कि आप पढ़ने के बाद क्या करना चाहते हो। उसमें से 80 से 85% बच्चों ने कहा कि मैं फौज में जाना चाहता हूँ, देश की रक्षा के लिए जाना चाहता हूँ। ये 85% बच्चों का था और वो बच्चे कोई कॉलेज के बच्चे नहीं थे, 8वीं के, 9वीं के, 7वीं के। और एक बच्चा कलेक्टर बनना चाहता था कि मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, तो उसने भी कहा। और एक बच्चा ये कहा कि मैं स्पीकर बनना चाहता हूँ, कैसे स्पीकर बनूंगा, ये है मोबाइल। तो ये जब इसने कहा तो मैंने कहा कि इनको लेके विधानसभा आओ। और मैंने वहाँ कहा, भाइयों से अनुरोध किया, सबसे व्यवस्था बनवाई कि आप वहाँ आइए, विधानसभा आइए, विधानसभा देखिए स्पीकर क्या होता है, कैसे होता है। आज ये मेरा सौभाग्य है कि ये बच्चे हमारे बीच में हैं, हमारे साथ में हैं। मुख्यमंत्री जी से मिलने का अवसर मिल गया, हमारी जो आदिजात कल्याण मंत्री उनसे भी मिलने का अवसर मिला। उनने कार्रवाइयाँ भी देखी हैं। अब वो इनके जहन में कितना चढ़ेगा अभी हम जानते नहीं। विधानसभा की कार्रवाई सामान्य तौर पर सबके उसमें नहीं चढ़ती है, पर ये बच्चे जिस तरह से, जिस भाव से उसको देख रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि उसके प्रति इनकी रुचि है और उसको देखना चाहते हैं। इसलिए एक ऐसा मैं मानता हूँ, एक छोटा सा मेरा प्रयास है कि हमारे उन आदिवासी बच्चों को जो सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, जिनका संपर्क भोपाल से बहुत कम हो पाता है, यदि मेरे प्रयास से उनको यहाँ आने का अवसर मिला तो मैं अपने को धन्य ही समझता हूँ कि मैंने ऐसा काम करके थोड़ा सा मैंने भी पूरी कमा लिया, मैं ऐसा मानता हूँ।
प्रधानमंत्री द्वारा भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प में मध्य प्रदेश द्वारा $550 बिलियन का योगदान देने का लक्ष्य तय किया है और प्रदेश इस और तेजी से बढ़ रहा है। स्थिर कीमतों पर इस वर्ष 2022-23 पर आधारित प्रदेश का GSDP 7.06 से बढ़ा है। स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011-12 में 38,497 रुपये से बढ़कर 2022-23 के अग्रिम अनुमान के अनुसार 65,023 हो गई है, जो इस अवधि के दौरान 70% की वृद्धि दर्शाता है। प्रति व्यक्ति आय में विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 5.67% की वृद्धि हुई है। अब हो गया है 13,22,000 करोड़, तो 71,594 करोड़ जो 2002 में था, अब बढ़ के 13,22,000 करोड़। अब इससे अंदाज लगा सकते हैं कि हमारी GSDP किस गति से लगातार बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति आय अगर आप देखें तो 1, 2, 3 के आंकड़े मुझे नहीं मिले, लेकिन 11 और 12 में नहीं, 1 और 2 में थे 11,718 रुपया। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम 2002 तक थी 11,718 रुपया, 11-12 में बढ़ के हुई 38,497 रुपया और 22-23 में बढ़ के ये हो गई है 1,40,500 रुपया। ये पर कैपिटा इनकम जो बढ़ रही है वो ये सिद्ध करती है कि लोगों के पास लगातार आय के साधन बढ़ रहे हैं। ऋण और GSDP का जो अनुपात है, हम पे अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि हम कर्जा ले रहे हैं, लेकिन आप आंकड़े अगर देखेंगे 2005 में ऋण GSDP अनुपात, मतलब GSDP के अनुपात में जो कर्जा लेते थे वो था 39.5%, 39.5%। लेकिन कोविड महामारी की कठिनाइयों के बावजूद ये 20 और 21 में घटकर हो गया है 22.6%, 22.6%। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि GSDP के अनुपात में ऋण का प्रतिशत लगातार घटा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, अगर आप देखेंगे तो पिछले साल हमारा पूंजीगत व्यय था 37,089 करोड़ रुपया। हमने एक साल में उसको बढ़ाया 23.18% और अब बढ़ के हुआ है 45,685 करोड़ रुपया। आज हमारे महिला मोर्चा ने प्रदेश की उन लाडली बहनों की ओर से मुख्यमंत्री का सम्मान किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना 1,000 रुपये बहनों के खातों में डालने का ऐलान किया है। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने इस बात के लिए मुख्यमंत्री का सम्मान किया। पूरे प्रदेश के अंदर इससे जो हमारी बहनें लाभान्वित होंगी उनकी तरफ से मुख्यमंत्री का अभिनंदन। आज हमारे महिला मोर्चे ने प्रदेश की हमारी लाडली बहनों की ओर से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना कि हर बहना को 1,000 रुपये उसके खाते में डालने का जो ऐलान किया है, आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा ने आज माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए सम्मान किया है, बधाई दी है और पूरे प्रदेश भर के अंदर जो हमारी बहनें इससे लाभान्वित होंगी उनकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।